Friends, myself, Dr. R. Sharma, PhD in Yoga Science. मेरा टॉपिक है ओनली वन प्लेटफॉर्म, किसानों का आंदोलन एंड अवेकनिंग टू चेंज द सिस्टम्स ऑफ द कंट्री। एक ही प्लेटफॉर्म होगा और वो आंदोलन किसानों के आंदोलन के नाम से होगा, जिसमें सारे ही आ जाएंगे, किसान ही नहीं, मजदूर भी, गरीब भी, मध्य वर्ग भी, एम्प्लॉइज़ भी और मीडियम टाइप के जो बिजनेसमैन हैं वो भी इसमें आ जाएंगे। आज मेरे बोलने का जो पॉइंट है वो योगा साइंस ही है, अंदर की साइंस। अंदर की जो साइंस है, अंदर का जो विज्ञान है, जमीन को पानी की जड़ को पानी देने वाला विज्ञान है। अंदर का विज्ञान है, अध्यात्म की जड़ को पानी देने वाला विज्ञान है। अंदर का जो विज्ञान है वह धर्म की जड़ को पानी देने वाला विज्ञान है। अंदर का विज्ञान है वो हमारी अंदर की कैबिनेट जो है, जिसमें मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त ये आ जाते हैं और यही हमें चला रहे हैं। इनको पकड़कर साफ करके कंट्रोल करके कंप्लीट कॉन्शियसनेस की ओर चलाने का ये विज्ञान है। ये विज्ञान जो है, योगा इज ए प्योरिफिकेटरी साइंस ऑफ पर्सनालिटी। टेक्निकल नाम इसका योग है। अंदर के विज्ञान का ये प्योरिफिकेटरी साइंस है, खालिश करने वाली, बॉडी और माइंड को पूरी तरह खालिश प्योर करने वाली साइंस है। प्योर करती हुई ये कंप्लीट प्योरीफाई करके बॉडी को और माइंड को कंप्लीट हेल्थ, पूर्ण हेल्थ, कंप्लीट कॉन्शियसनेस, पूर्ण चेतना, पूर्ण ज्योति, कंप्लीट पीस ऑफ माइंड, कंप्लीट शांति, पूर्ण शांति और कंप्लीट ब्लिस, पूर्ण आनंद की अवस्था में पहुंचा देती है। ये जिंदगी की साइंस है, पूर्ण जिंदगी की साइंस। अब ऐसी जो साइंस है, ऐसा जो विज्ञान है, उसे हमने देखना है, उसे हमने पकड़ना है, उस पर चलना है, तो हमें उसकी जड़ को देखना होगा। उसकी जड़ कहाँ है? क्योंकि जड़ में ही तो पानी डाला जाता है। पानी कहीं और डालते रहे तो वो तो पहुंचेगा ही नहीं, वो तो विज्ञान में पहुंचेगा ही नहीं, वो जिंदगी में भी नहीं पहुंचेगा, इन चीजों में भी नहीं पहुंचेगा। और इस अंदर के विज्ञान जो योग विज्ञान है, जो अब नहीं है, उसकी जड़ को देखने से पहले हमें देखना पड़ेगा कि जो ये मेटेरियल साइंस है, भौतिक विज्ञान जो आजकल चल रहा है, इसकी जड़ कहाँ है। पहले इसकी जड़ का तो पता लग जाए, क्योंकि ये इस वक्त चल रहा है। वो तो लुप्त हो गया ना, ज्ञान डिसअपीयर हो गया, ये तो चल रहा है ना। तो इसकी जड़ को पहले देख लेना। देखिए, जो मेटेरियल साइंस है, भौतिक विज्ञान है, ये मैटर से संबंध रखती है, प्रकृति से संबंध रखती है। तो इसकी जड़ जो है वो प्रकृति में है। इटर्नल, ऑल परवेडिंग, यूनिवर्सल मदर नेचर में है इसकी जड़। तो ये तो आपको पता लग गया। अब अंदर का जो विज्ञान है, योग विज्ञान है, जिसका संबंध हमारी इनर कॉन्शियस से है, हमारी अंतर चेतना से है, कंप्लीट कॉन्शियसनेस परमात्मा से है। अब उसकी जड़ कहां होगी? अब बताओ उसकी जड़ कहां होगी? क्यों सोचना तो तुम्हें पड़ेगा, जिन्होंने चलना है ना। मैं तो जानता हूं, मैं तो चल रहा हूं, सोचना तुम्हें पड़ेगा उसकी जड़ कहां होगी। तो आपने ये सुना भी होगा और आप ये जानते भी हैं कि मटेरियल साइंस जो है, भौतिक विज्ञान की जड़ अगर प्रकृति में है, तो योग विज्ञान, अंतर के विज्ञान की जड़ जो है वो परमात्मा में होगी। ये आपने सुना होगा, किताबों में भी पढ़ा, ग्रंथों में भी पढ़ा होगा। और अगर आप यही समझते हैं जो अब मैंने बताया है कि योग विज्ञान की जड़ जो है परमात्मा में है, तो आपको कभी भी परमात्मा नहीं मिलेगा। आप अपना कंप्लीट डेवलपमेंट कभी भी नहीं कर सकेंगे। आप जड़ में पानी दे ही नहीं सकेंगे।
अरे भाई, परमात्मा तो माइलस्टोन है, हमारा अल्टीमेट डेस्टिनेशन है, हमारी कंप्लीट कॉन्शियसनेस है, जहां हमने अपने कॉन्शियसनेस को विकसित करते हुए वहां पहुंचना है। वो जड़ नहीं है, वो डेस्टिनेशन है, अल्टीमेट डेस्टिनेशन है, आखिरी मंजिल है वो तो। साइंस जो है, अंदर की साइंस, योग विज्ञान, इसकी जड़ भी प्रकृति में ही है। जो भी साइंस होती है, साइंस तो एक ही होती है, ब्रांचेज है बाकी तो, या मुख्य ब्रांचेज या सब ब्रांचेज, जो भी साइंस होती है उसकी जड़ प्रकृति में ही होती है। सारे रास्ते प्रकृति में ही हैं, प्रकृति मां में ही सारे रास्ते हैं। और जो जहां खड़ा है वहां से अपनी कंप्लीटनेस, कंप्लीट कॉन्शियसनेस परमात्मा तक पहुंचना चाहता है ना, तो उसका रास्ता भी मदर नेचर में ही है, प्रकृति में ही है उसका रास्ता भी, इससे बाहर कुछ नहीं है। काम तो सारे इससे होने, वो तो मंजिल है। देखिए, साइंस भी एक है, हम गलतफहमी में है, हम कहते हैं साइंस यही है बस, मेटेरियल साइंस, भौतिक साइंस। वो समझते ही नहीं इस चीज को, क्योंकि इससे आगे गए ही नहीं वो, इसकी मां की तरफ पहुंचते नहीं। ये भी जहां से जिसका भी जन्म हुआ है, ये भी जिससे संबंध रखती है, असली चीज जहां से आपके ये चीजें बनी हैं यूनिवर्सल प्रिंसिपल से, वो यहीं से निकाल के लाते हैं। बस ये परमानेंट चल रहे हैं, वो कभी कभी वहां जाते हैं, एक चीज निकाल के ले आते हैं, चाहे वो बिजली निकाल के ले आए, या हवाई जहाज ले आए, या रॉकेट ले आए, या कोई और चीज ले आए। अंदर तो गोता तभी प्रकृति में लगाओगे जो अपने अंदर जाओगे। वो चले जाते हैं कभी कभी, कोई कोई, करोड़ों में एक, कई करोड़ों में एक। तो जो साइंस है वो एक ही है, और वो है बेसिक साइंस। बेसिक साइंस एक ही है प्रकृति के अंदर। ये दो जो ब्रांचेस है ना, मुख्य ब्रांचेज, मेटेरियल साइंस, आउटर साइंस, और अंदर की साइंस, योगा साइंस, ये तो इसके बेटे हैं, दो बेटे हैं, एक बेटा नहीं है जिसे एक ही मानते हो। दो बेटे हैं इसके साइंस, इस साइंस के दो बेटे हैं, ये दोनों साइंस हैं। साइंस एक ही है, बेसिक साइंस प्रकृति के अंदर, और धर्म भी एक ही है। एक जितने धर्म बने हुए हैं, धर्म नहीं है, उनकी लाशें हैं। अरे मन के जो है उसके अंदर जो जा रहा है माला में धागा, वो धागा सर्वत का भला का है, वो टूट गया, वो अंदर का था धर्म, वो तो खत्म हो गया, तो लाशें रह गई है, ये तो स्टेज ही रह गई। और ये भी याद रखना, कोई यहां धर्म चलाने आया ही नहीं। जब धर्म ही एक है यूनिवर्सल लेवल के ऊपर, जब एक ही है, और जिसके बेस भी है, बेस सबका ही एक है, झूठ ना बोलो, किसी को तंग ना करो, झूठ ना बोलो, चोरी ना करो, अपनी एनर्जी को वेस्ट ना करो, मिसयूज ना करो, किसी चीज पर अधिकार ना करो, रिश्वत ना लो, कब्जा ना करो, जरूरत से ज्यादा चीजों को स्टोर ना करो। ये तो सब में ये थे, अंदर तो ये थी ना, ये चले, इस पर चलकर ही तो सबत का भला, तो धागा ही टूट गया। अब ये अलग अलग नजर आ रहे हैं, ये धर्म थोड़ी है, कोई धर्म चलाने नहीं आया था। और ये देख लो, हिस्ट्री पढ़ लो, जब तक ये जिनके नाम पर धर्म चल रहे हैं ये आए यहां पर, इनकी खिलाफत की गई, बहुत खिलाफत की गई, इनको जीने नहीं दिया गया, इन्हें मारा गया, किसी को फांसी पर चढ़ा दिया, किसी को पत्थर मारे, किसी को वैसे मार दिया। और मरने के बाद जो मारने वाले थे वही पूछ रहे हैं कि पहले तो मार दिया इसलिए कि हम गलत काम करना ये करने नहीं देते थे, और अब इसलिए पूछ रहे हैं इसका फायदा उठा लें, लोग समझे हम तो इसके साथ हैं। तो धर्म एक है, क्यों लड़ते हो? धर्म तो एक है, साइंस एक है, धर्म एक है, प्रकृति भी एक है, यूनिवर्सल है, इटरनल, सदा रहने वाली है, ऑल प्रिवेडिंग, हर जगह है, यूनिवर्सल, उसके नियम सब जगह चलते हैं एक जैसे, सबके ऊपर, कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, कोई अमीर नहीं, कोई गरीब नहीं, कोई हिंदू नहीं, कोई मुसलमान नहीं, सबके ऊपर एक चलते हैं। और परमात्मा भी एक है, कंप्लीट कॉन्शियसनेस, कंप्लीट कॉन्शियसनेस हमारी। अब यहां पर प्रकृति, फ्रेंड्स, अब यहां पर प्रकृति और परमात्मा के बारे में कुछ बात मैं संक्षेप में बता दूं। प्रकृति के बारे में ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैटेरियल साइंस पढ़ रही है, इसी प्रकृति से ताल्लुक रखती है। बस इसका तो यही समझ लो
कि ये प्रकृति है ये इटरनल है, सदा से है, ऑल परवेडिंग है, सब जगह है, यूनिवर्सल है, इसके नियम सब जगह लागू होते हैं। और इसका सूक्ष्म रूप जो है वो एनर्जी है, शक्ति है, वो एनर्जी है। इसी को मूर्त रूप में दुर्गा, शक्ति, काली, ये सब इसके नाम इसी के मूर्त रूप दिए हुए हैं। जैसे हम सपने देखते हैं ना, विचारों को पर्सोनिफाई कर लेते हैं, ये किए हुए हैं सारी चीजें। तो ये जो है प्रकृति, इसका सूक्ष्म रूप जो है एनर्जी, और इसमें 3 लॉज चल रहे हैं, कानून। कौन से हैं? लॉ ऑफ मोशन, हर चीज के अंदर एक मोशन है। लॉ ऑफ रेजिस्टेंस, हर चीज में एक रेजिस्टेंस है, रुकावट, उसको रोकना, मोशन को रोकना। और लॉ ऑफ बैलेंस, फिर ये हर चीज में एक बैलेंस है, जहां बैलेंस बन जाता है वो चीज प्रकट हो जाती है। प्रकृति तो ये है, और इसकी साइंस है, इसकी एनर्जी की, मैटर की चीजों को जानना है। पर परमात्मा के बारे में थोड़ा सा मैं जरूर बताऊंगा, क्योंकि उसके बारे में लोगों को पता नहीं है। उसको हवा बनाया हुआ है, लाठी लेकर उसके पीछे पड़े हुए हैं। देखिए, पर सबसे पहले हम ये देखते हैं परमात्मा है को कौन मानते और कौन नहीं मानते। परमात्मा को कौन तो मानते, कौन नहीं मानते, पहले ये देख लेते हैं। 99.9% जो लोग हैं वो नहीं मानते परमात्मा को। जो परमात्मा को नहीं मानते, उनमें 99% तो ऐसे हैं जो नहीं मानते। क्यों नहीं मानते? डर के कारण नहीं मानते कि अगर ये परमात्मा को मान लेंगे, स्पिरिचुअलिज्म आ जाएगा और हम खत्म हो जाएंगे। डर के कारण नहीं मानते। 1% जो हैं वो साइंटिस्ट हैं, वो अपने दावे पर खड़े रहते हैं कि भाई हम जब लेबोरेटरी में देख लेंगे तो बता देंगे। जब हम इसमें देख ही नहीं रहे, देखने की चीज है तो हम कैसे बताएं? तो वो भी नहीं मानते। पर नाम 99% तो दूसरे हैं जो डर के मारे नहीं मानते। और दूसरी तरफ मानने वाले जो है ना, इनमें भी 99.9% डर के कारण मानते हैं। डर के कारण मानते हैं परमात्मा को कि अगर हुआ ना तो क्या होगा, वो तो माफ नहीं करेगा तो क्या होगा, मान ही लो। और फिर हमने रोज ही गलत काम करके माफी भी तो उससे मांगनी है, मान लो। माफिया भी रोज मांगते रहो, गलत काम भी रोज करते रहो, पर उसे मान लो। और लोग अच्छा भी समझेंगे हमें कि हम परमात्मा को मानते हैं। हमें अच्छा भी समझेंगे, चाहे हम अच्छे ना हो, हमें समझेंगे अच्छा। तो वो डर के मारे मार रहे हैं। करोड़ों में कोई एक होगा जिसका मुंह जो है कंप्लीट कॉन्शियसनेस की तरफ होगा, जो जिसे कहते हैं मानना, उस पर खड़ा हुआ है। करोड़ों में एक। दुनिया में 5-7 से ज्यादा ऐसे आदमी मिलने बहुत मुश्किल। बाकी तो ये अपनी ही चीज बनाई हुई है, सारी खेल अपना चल रहा है सारा। अब दूसरा सवाल क्रिएट होता है कि परमात्मा है या नहीं है? परमात्मा है या नहीं है? मानने वाले की तो बात छोड़ दो, तो हो गया ना, सपोज कर करके सब दोनों तरफ से बैठे हैं या नहीं है? भाई इसके लिए तुम्हें जवाब देना होगा। बीज के अंदर वृक्ष है या नहीं है? अरे इतना बड़ा वृक्ष इसमें से निकलता है, वो है कि नहीं है? अगर नहीं है तो कहां से निकलाया? और कहां से निकलाया नहीं है तो बीज में वृक्ष तुम देखते हो ना, निकल रहा है, अपने आप ही निकल रहा है बीज में से। जंगलों में चले जाओ, तुम बोके देख लो तो भी निकल आएगा। पर इसका एक प्रोसेस है तो उसमें, पर तोड़ के हथौड़ी से तो नहीं निकलेगा। प्रोसेस होते हैं हर चीज के। अब इसी तरह ये है, मेरे अंदर कॉन्शियसनेस है, आप में भी है, सब में, तभी तो जिंदा हो। और तुम यहां पहुंचे हो, एकदम पहुंच गए। अमीबा से लेके यहां चलते चलते बंदर बन करके फिर बंदे बने हो।
इंटेलेक्चुअल कॉन्शियसनेस है, बंदर में भी नहीं, हमारे में है सिर्फ। इससे पहले तो ये भी नहीं थी, कोई समझता है ही नहीं कॉन्शियसनेस, इससे पहले तो नहीं थी। अब इतनी है तो क्या इतनी ही है? अगर इसको साफ करें इंटेलेक्ट को, तो इंट्यूशन बन जाएगी। वो 10 टाइम ज्यादा पावरफुल है इंटेलेक्ट से। पर प्योरीफाई तो करो, देखो, तुम खुद ही देख लोगे, तुम्हें मिल जाएगी। ये तो रिजल्ट है भाई, मिल जाएंगे। अब उसको भी प्योरीफाई अगर हम कर दें, उसको भी साफ करें, शुद्ध करें, खालस करें इंट्यूशन को, तो ट्रुथ बेरिंग कॉन्शियसनेस बन जाएगी। वो हमें अंदर अनकॉन्शियस लेवल में सृष्टि सारी को लाके सामने रख देगी। पर आप कहोगे वृक्ष तो हम देखते हैं ना, हम देखते हैं, बाहर भी बीज है, हम बोते हैं, वो भी हो जाता है, तो इसका क्या देखें? भाई इसका देखोगे तो तुम्हें एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा ना। हाँ तो बैठो ना, फिर निकलो ना, प्योरीफाई करो ना इंटेलेक्ट को, इंट्यूशन को करो और आगे बढ़ो। कंप्लीट बॉडी और माइंड को कंप्लीटली प्योरीफाई करो, देख लो तुम्हारे सामने आ जाएगा जो होगा। तुम कहते हो हमें तो ऐसे ही दिखाओ, ऐसे तो कोई भी नहीं दिखा सकता था। अरे दीवार के पर एक बैठा हुआ परली तरफ देख रहा है और वो कह रहा है, तुम कहता दिखाओ। तुम तो दीवार के इस तरफ हो, तुम्हें रोकता कौन है? दीवार पर तो चढ़ो, वहां की चीजें नजर आ जाएंगी। तुम वो जो चीज नहीं है उसे यहां कैसे लाओगे? वो तो वहां है। ये करना पड़ता है, एक्सपीरियंस से गुजरना पड़ता है, फिर अपनी कंप्लीटनेस सामने आ जाती है। और इसका एक पूरा प्रोसेस है। जैसे बीज को बोकर के इसमें से वृक्ष निकालते हैं ना, तो अपने अंदर से भी उस परमात्मा को, अपनी ही कंप्लीट कॉन्शियसनेस को निकाल लेते हैं। अब एक सवाल और क्रिएट होता है, प्रकृति सुपीरियर है या परमात्मा? प्रकृति सुपीरियर है या परमात्मा? इनमें से ज्यादा अच्छा कौन है कंपैरेटिवली? भाई इसके लिए भी आपको जवाब देना होगा। मैं कुर्सी पर बैठा हूं, ये मेरी कुर्सी है, ये मेरी कुर्सी है, मैं कुर्सी पर बैठा हूं। तुम मुझे ये बताओ, ये कुर्सी मेरे लिए है कि मैं कुर्सी के लिए हूं? भाई मुझे ये बताओ, मैं कुर्सी के लिए हूं या ये मेरे लिए है या मैं कुर्सी के लिए हूं? कुर्सी मुझे नहीं कह सकती बैठ जाओ, उठ जाओ, चले जाओ, मुझे उठाओ, यहां रखो, वहां रखो। ये मेरी मर्जी, मैं बैठूं ना बैठूं या फेंक दूं। मैं जिंदा हूं, ये चीजें मेरे लिए हैं। अरे भाई जब मैं एक यूनिट हूं कंप्लीटनेस का, परमात्मा का कंप्लीटनेस का मैं एक यूनिट हूं, मैं इससे श्रेष्ठ हूं, ये मेरे लिए है। ये छोटा सा, ये भी एक यूनिट है प्रकृति का। जो प्रकृति के एक छोटे यूनिट से एक छोटा यूनिट जो है कॉन्शियसनेस का श्रेष्ठ है, तो सारी प्रकृति से सुपीरियर होगा परमात्मा कंप्लीट कॉन्शियसनेस। क्योंकि जितनी चीजें आप लोग भी बना रहे हैं ना मेटल साइंटिस्ट, ये आप में कॉन्शियसनेस है तो बना रहे हैं। ये नहीं हुई तो आप नहीं बना सकेंगे। ये सारी प्रकृति ही परमात्मा के लिए है, कॉन्शियसनेस के लिए, और कंप्लीट कॉन्शियसनेस ही परमात्मा है। अब है सवाल, प्रकृति कहां रहती है, परमात्मा कहां रहता है? भाई प्रकृति इटर्नल है, अनपरवेडिंग है, ये तो सदाई से है, रहेगी, सब जगह है, सब जगह सब चीज है। ये कंप्लीट कॉन्शियस भी हर जगह है। प्रकट कहां हो जाएगी? जो इसके प्रोसेस में चीज आएगी, प्रोसेस में आके जब वो टाइम आता है ये हो जाती है, वो भी है, ये भी है। तो ये दोनों ही इटर्नल है, दोनों ही ऑल परवेडिंग है। तो फिर दो कैसे रहेंगे? अरे भाई दोनों एक ही हैं, इकट्ठे हैं, दो नहीं हैं, दोनों एक हैं। ये दोनों एक हैं, दोनों ही सब जगह हैं, और दोनों एक हैं, अलग भी नहीं कर सकते, क्योंकि ये भी यूनिवर्सल है, वो भी यूनिवर्सल है, ये भी ऑल परवेडिंग है, वो भी ऑल परवेडिंग है, ये भी इटर्नल है, वो भी इटर्नल है। ये दोनों ही इकट्ठे। यही कारण है कि कभी आपने एक ओमकार शिव का शरीर देखा हो तस्वीरों में, तो आपने देखा होगा उसका आधा शरीर नारी का, स्त्री का, आधा जो है पुरुष का है।
आधा नारी का और आधा पुरुष का है, और ये सब में है, हम में भी है। मेरे शरीर में भी आधा शरीर नारी का और आधा शरीर पुरुष का है, और हर जीव में ये चीजें तो हैं, क्योंकि हर जगह जब प्रकृति परमात्मा में तो हर चीज उनसे बनी है, उनमें भी सब में यही है, सब में यही है। देखिए, मैं एक जिंदा आदमी हूं, मैं सोच सकता हूं, विचार है। अभी विचार तो सूक्ष्म है, इनकी तो फोटो भी नहीं खींची जाती, इनकी तो फोटो खींचनी भी मुश्किल है, पर विचारों को मैं पर्सोनिफाई कर सकता हूं। मैं आजाद हूं, मैं पर्सोनिफाई कर सकता हूं, मूर्त रूप दे सकता हूं, और मैं ही नहीं तुम भी दे सकते हो। और कभी तुमने देखा, तुम जो सपने देखते हो तुम्हारे विचार ही है, वो मूर्त रूप है। मैं भी देखता हूं, वो मूर्त रूप है मेरे, तुम देखते हो तुम्हारे मूर्त रूप हैं ये। तो भाई यही बात है, पर्सोनिफिकेशन ऊपर भी हो गई, प्रकृति परमात्मा की भी हो गई, जब अपनी हो गई तो हर चीज 3 स्टेजेस में से गुजर रही है। कोई चीज पैदा होती है तो वो ब्रह्मा के नाम से कर दी, ब्रह्मा जनरेटर, पैदा करने वाला। दूसरी स्टेज में से वो रहती है कुछ देर, तो पालन होता है उसका, ऑपरेटर विष्णु, और ब्रह्मा के साथ सरस्वती भी अकेला नहीं है वो, और विष्णु के साथ लक्ष्मी भी है, और डिस्ट्रक्शन जिससे होती है लास्ट, वो शंकर, तो पार्वती उसके साथ, वो डिस्ट्रक्शन। ये जनरेटर था, ये ऑपरेटर, ये डिस्ट्रॉयर था। इसको कहते हैं ए ऊ मैं ओमकार, एक ओमकार। ओमकार, पहले ये ओमकार लिखते थे, श्रीकृष्ण ने एक शब्द और ऐड कर दिया, एक ओमकार, होता वो एक ही है। और अब मुझे एक बात बताओ, ये 3 है, ये तो परमात्मा 3 हो गए। अरे भाई 3 नहीं हुए, तुम मुझे बताओ, मैं किसी गवर्नमेंट का ऑफिसर हूं, मैं किसी का पिता हूं, मैं किसी का बेटा हूं, तो मैं 3 हो गया? अरे ये कर्म के लिहाज से, काम के लिहाज से, ड्यूटी के लिहाज से 3 बनाए गए हैं और पर्सोनिफाई किए गए हैं ये। तो ये तीनों एक ही है, एक ओमकार। हम उसे ब्रह्मा विष्णु महेश कहते हैं, जनरेटर ऑपरेटर डिस्ट्रॉयर। और क्रिश्चियनिटी ने क्या ले लिया, वेस्टर्न ने जी ले लिया जनरेटर से, ओ ले लिया ऑपरेटर से, गॉड बना दिया। तो ये कि एक ओमकार, गॉड में कोई फर्क नहीं, एक ओमकार भी वही है, गॉड भी वही है, अल्लाह भी वही है। अब है हमें जिंदगी के लिए, जीने के लिए इन दोनों की जरूरत है। एक से जिंदगी नहीं आएगी, दोनों की जरूरत है। देखिए, मेरे सामने एक आदमी बैठा था, मैं उसे नहीं जानता था। मैंने उसे पूछा भाई तुम कौन हो? कहता जी मैं राम सिंह हूं। अच्छा तुम राम सिंह हो, ठीक है। राम सिंह, यार तेरी आंखें बहुत बढ़िया है, दिल करता निकाल लो। तेरे कान बहुत अच्छा है, दिल करता निकाल लो। तेरा हार्ट बहुत अच्छा है, दिल करता है निकाल लो। तेरे बाजू निकाल लो, इतने बढ़िया, तेरे ये निकाल लो, तेरी ब्रेन निकाल लो, तेरी किडनी निकाल लो, तेरे सारे सिस्टम निकाल लो, इतना बढ़िया है। वो कहता सर फिर तो मैं मर जाऊंगा, फिर तो मैं मर जाऊंगा, सारा कुछ निकाल लिया तो। अरे भाई नहीं, हमसे गलती हो गई, हम नहीं तुम्हें छेड़ेंगे, कोई चीज नहीं निकालेंगे तुम्हारी, सिर्फ एक काम करेंगे, हम तुम्हें ही निकाल लेते हैं। वो कहता सर फिर भी मर जाऊंगा, ये रह गया, मैं निकल गया तो ये जो है ना, लोग शमशान में ले जाएंगे मेरे शरीर को। मतलब दोनों की जरूरत है जिंदगी में, जिंदगी जीने के लिए दोनों की। और याद रखना, जो कॉन्शियसनेस की डेवलपमेंट है, जो परमात्मा तक पहुंचेगी, वो इसी शरीर में पहुंच सकती है, शरीर से बाहर डेवलपमेंट नहीं हुआ करती। जिंदा रहते वही डेवलपमेंट होगी, इसी शरीर में होगी, इससे नीचे इंटेलेक्चुअल नहीं है, इसलिए नहीं हो रही वहां। इससे आगे तुम जा सकते हो, देवताओं की श्रेणी में जा सकते हो, जब इंट्यूशनल स्टेज में पहुंच जाओगे, जब ट्रुथ बीइंग कॉन्शियसनेस हो जाओगे, परमात्मा कंप्लीट कॉन्शियसनेस पे पहुंच सकते हो। दोनों की जरूरत है, पर इसी में जिंदा रहते हुए ही होगी इसकी डेवलपमेंट।
और फ्रेंड्स, ज्यादा अच्छी जिंदगी जीने के लिए हमें दोनों साइंस की जरूरत है। हम गलती क्या कर रहे हैं, हमने एक साइंस को पकड़ लिया, दूसरी तो हम मानते ही नहीं कोई साइंस है। अरे एक साइंस को तो पकड़ लिया तुमने, प्रकृति की साइंस को, और अंदर जो तुम्हारी कॉन्शियसनेस है, जिसके लिए सारी प्रकृति है, जिसके लिए जो कंप्लीटनेस है, उसके लिए सारी प्रकृति है, तो तुम्हारे लिए तुम्हारा ये शरीर सारा कुछ है। और उस अंदर की उस जिंदगी को छोड़ दिया, उस जिंदगी की साइंस को छोड़ दिया, और उसको साइंस भी नहीं मानते, क्योंकि गुलाम बनाने से पहले तुम्हारे दिमागों में ये भरा गया कि साइंस तो एक ही है, बस यही है कि तो इधर ना चले जाओ। और पदार्थवादियों ने भी, मेटेरियलिस्ट जो है, उन्होंने भी यही कहा, बस यही साइंस है, एक दूसरी है ही नहीं। यहां से ही तो हमारी जिंदगी बर्बाद हुई। हम अपने दिमाग से नहीं सोचते, परमात्मा ने देखने के लिए खुद आंखें दी है। किसी की आंखों से क्यों? अपनी आंखों से देखना, अपने कान से सुन, अपने दिमाग से सोच। हम दूसरों की बातों में आ गए, सोचा ही नहीं कुछ, गुलाम बन गए। उसे ही तो गुलाम कहते हैं जो अपने दिमाग से काम नहीं लेता, अपनी सोच से काम नहीं लेता। तो इस साइंस को हमने छोड़ दिया, जबकि दोनों की जरूरत है। देखिए, हमें जरूरत है मेटेरियल साइंस की, ये हमें सहूलियत के साधन देगी, जिसे हम सुख के साधन कहते हैं। और याद रखना, सुख के साधन देगी, सुख तो नहीं दे सकते। सुख जैसे तुम कहते हो ना, वो उस हिरण की तरह है जो रेगिस्तान के अंदर दूर से देखता है, प्यासा मर रहा है, अरे वहां पानी नजर आ रहा है, वो रेत चमक रहा था, वो पानी नजर आ रहा है, वो दौड़ता है, वहां पहुंचता है, वहां रेत मिलती है। आगे फिर देखता है, यहां तो पानी नहीं, वहां आगे और वहां पानी नजर आ रहा है, वो भी रेती चमक रही थी, सुख ही था, वो रेती थी, पानी नहीं था, वो सुख था नहीं, नजर आ रहा था। वहां पहुंचता है तो वो भी देखता है, यहां तो पानी है नहीं, अरे वो चमकती हुई रेत है, वो पानी कैसे दे बन जाएगी। तो ये साधन जो है ना, ये साधन, ये सुख के साधन है सहूलियत के साधन कहो, सुख नहीं दे सकते। सुख एक अवस्था का नाम है। सुख की अवस्था में तो तुम तत्ती तमी में भी बैठ सकते हो तो भी सुखी हो, बंद कटा सकते हो फिर भी सुखी हो, गर्दन कटवा सकते हो फिर भी सुखी हो। सुख की तो अवस्था होती है, उसमें तो सुखी ही रहेगा चाहे कुछ भी हो रहा हो। वो उसकी है ये साइंस। अगर ये सहूलियत की साइंस है तो वो अंदर हमें प्योरीफाई करके खालस बनाकर कंप्लीट हेल्थ, कंप्लीट कॉन्शियसनेस, कंप्लीट चेतना, कंप्लीट पीस ऑफ माइंड, कंप्लीट शांति, कंप्लीट ब्लिस की, कंप्लीट जिंदगी की साइंस है ये। हमने जिंदगी की साइंस छोड़ दी और दुख में तड़पते फिर रहे हैं, इस साइंस के पीछे लग के इसको भुलाई दिया। दूसरों की बातें सुनिए, अपनी सुनते ही नहीं। तुम तो अपनी आत्मा की आवाज भी नहीं सुनते जो अंदर है और जिंदा है, और जिसके कारण तुम जिंदा हो उसकी भी नहीं सुनते। उसके जो गुलाम हैं, मन, अहंकार, चित्त, उनकी सुन लोगे पर उसकी नहीं सुनोगे। तो जहां तक सवाल है, इन दोनों की जरूरत है अच्छी जिंदगी के लिए, इस दोनों साइंस की। और ज्यादा इंपॉर्टेंट साइंस अंदर की, क्यों? जिंदगी जीने के लिए ही तो शिक्षा है, जिंदगी जीने के लिए हेल्थ है, जिंदगी जीने के लिए पीस ऑफ माइंड, जिंदगी के लिए ही तो है ये सारी चीजें। तो याद रखना, इस साइंस से आ सकती है जो साइंस है। साइंस एक ही है, कंप्लीट बेसिक साइंस एक ही है, बेसिक साइंस प्रकृति की एक ही है और उसके जड़ में है, प्रकृति की जड़ में है। एक वृक्ष की तरह है, जैसे एक वृक्ष है, उसकी जड़ है, उस जड़ में कंप्लीट साइंस है। अब उसका तना है, स्टेम है, तना ऊपर, जड़ से ऊपर का हिस्सा, उसमें यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स है, नेगेटिव भी है पॉजिटिव भी है, क्योंकि कर्मों के अनुसार चलाना है और सृष्टि सारी को चलाना है। पर उसके बाद दो मेन शाखाएं बनती हैं, एक मैटेरियल साइंस, बाहर की साइंस, एक अंदर की साइंस, योगा साइंस, योग साइंस। ये मुख्य दो ब्रांच हैं। ये साइंस एक है, ये दो ब्रांच हैं। जो मेटेरियल साइंस है उसकी भी कितनी ही आगे सब ब्रांचेज हैं, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथ है, कंप्यूटर आ गया, मेडिकल, नॉन मेडिकल, कितनी है ये, वो उसके सब्सटेंस के टाइप के मुताबिक है ये ब्रांचेज। और इधर जो है योग विज्ञान, योग साइंस, इसके भी कितनी सब ब्रांचेज हैं।
ये इसकी पर्सनैलिटी के टाइप के मुताबिक है, क्योंकि पर्सनैलिटी कि जिस टाइप का आदमी होगा उसको उस टाइप के रास्ते पर चलाया जाएगा, दूसरे रास्ते पर वो चल नहीं सकेगा। इसलिए इसके भी कई हैं, इसकी भी कई सब ब्रांचेज हैं। कर्म योग है, भक्ति योग है, ज्ञान योग है, हठ योग है, लय योग है, मंत्र योग है, राज योग है। पहले तो सबको एक में चलाया जाता है, जैसे 10वीं तक एक ही कोर्स होता है, सब कुछ होता है उसमें। तो 10 साल के बाद देखा जाता है कि इसकी स्पेशलाइजेशन किस तरह जाएगी। तो ये चीजें चलती बाद में है, पहले तो कॉमन रूप में चलती है, फिर इनकी ब्रांचेज आगे बनाई जाती हैं। तो ये दोनों साइंस से हेल्प के लिए है, ये हमें साधन देती है, ये हमारा विकास करती है। अरे भाई, ये जो साइंस है ना, बेसिक साइंस जिसमें दोनों साइंसेज हैं, ये तो ऐसे है, ये तो अल्टरनेटिवली ऐसे बदलती हैं जैसे दिन रात धरती के बदलते हैं। आप देखो, ये सूरज है, यहां धरती है, तो जो हिस्सा उसके सामने आ जाएगा सूरज के, वो प्रकट हो जाएगा, वो रोशनी में आ जाएगा। और जो हिस्सा उस दूसरा हिस्सा अपोजिट में रहता है दूसरा, जब वो वहां रात होगी, वो डिसअपियर होगा, वो अंधेरा है, दिखता नहीं पर है, डिसअपियर हो गया बस। और जब वो आएगा तो वो प्रकट हो जाएगा, ये डिसअपियर हो जाएगा। इस तरह ये अल्टरनेटिवली दिन रात की तरह इन दोनों साइंसेज का चक्कर चलता है, पर फिर भी इनको बैलेंस में रखना पड़ता है। देखो, ये बिल्कुल अपोजिट पोल है। योगा साइंस, मेटल साइंस यहां है, योग साइंस अगर यहां है, अगर योग साइंस जाएगी ऊपर तो मेटेरियल साइंस आएगी नीचे, वो नीचे आ जाएगी, वो ऊपर जाएगी योगा साइंस, मेटेरियल साइंस नीचे आ जाएगी। एक्सट्रीम में जाएगी योगा साइंस, ये डिसअपियर हो जाएगी, ये अंधकार में चलेगी, भूल गए। जैसे आप योग जिसे कहते हो योग है ही नहीं, योग के नाम पर कुछ भी चला लो, अंधेरा है, गुम है वो तो। और जब वो नीचे आएगी तो ये ऊपर जानी शुरू कर देगी। और याद रखना, जब ये बिल्कुल ऊपर होती है, ये बिल्कुल डिस्प्ले होती है, उस वक्त कोई यूनिवर्सल मोरल कंडक्ट को तोड़ता नहीं, अपने आप ही जिंदगी में लागू होते हैं, अपने आप ही। कोई किसी को तकलीफ नहीं देता, कोई चोरी नहीं करता, कोई झूठ नहीं बोलता, कोई मिसयूज नहीं करता एनर्जी को, कोई इस चीज पर अधिकार नहीं, वो लेता नहीं, ये अपने आप होता है, सोते हुए भी, जागते हुए भी, अनकॉन्शियस स्टेट में भी। पर जब ये नीचे आती, ये ऊपर जाने लगती है ना मेटेरियल साइंस, तो योगा साइंस नीचे आने लगती है। जब बिल्कुल एक्सट्रीम में चली जाती है ना मेटेरियल साइंस, तो योगा साइंस डिसअपियर हो जाती है। अब मेटेरियल साइंस एक्सट्रीम में है, ऊपर, एक्सट्रीम में ऊपर। अब आदमी आसमान में पक्षी की तरह उड़ रहा है, समुद्र में मछली की तरह तैर रहा है, पर आदमी को जमीन पर चलना नहीं आ रहा, क्योंकि दूसरी साइंस खत्म हो गई, वो लुप्त हो गई। जमीन पर नहीं चलना आ रहा, दौड़ रहा है, शांत होना आ नहीं रहा, वो शांति की साइंस ही खत्म हो गई, वो जिंदगी की साइंस ही खत्म हो गई। अब तो ढोंग कर रहे हैं लोग, योगी बन करके, नाम योगी रख लिया, कपड़े पहन लिए साधुओं के, ढोंग कर रहे हैं, ठगी कर रहे हैं, लूट रहे हैं लोगों को, कत्ल कर रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, छीन रहे हैं धरती को छीन रहे हैं। जैसे मोदी धरती के बेटों की जमीनों को छीन रहा है, और हिंदुस्तान को कहां पहुंचा दिया इसने? महाभारत के ऊपर, महाभारत के ऊपर पहुंचा दिया, महाभारत के युद्ध के ऊपर। बिल्कुल वही जगह आ गई है। धरती की लड़ाई थी महाभारत की, धरती की लड़ाई ये है। कौरव और पांडव जो दो थे, भाई थे, आपस में चाचे ताए के। अधिकार तो बनता था, युधिष्ठिर जो पांडवों का सबसे बड़ा था, उनमें से भी बड़ा था कौरव पांडवों में, लेकिन दुर्योधन देना नहीं चाहता था राज,
वो कहता था मैं बैठूंगा, तुम चाहे भाई वो चाहे तुम्हारा राइट है मैं नहीं दूंगा, चाहे तुम्हारा राइट है मैं नहीं दूंगा। आखिर पिता में भीष्म ने समझाया, द्रोणाचार्य ने समझाया, कुल गुरु जो थे दोनों के, पांडवों के कौरवों के, उन्होंने समझाया, कृपाचार्य ने, भाई चलो ठीक है, इतनी जल्द करता तो एक काम कर, तो यार आधा राज देते। वो मान नहीं रहा था, मैं आधा राज भी नहीं देना, बनता तो पूरा राज है उसका, वो आधा भी नहीं दे रहा। तो कृष्ण भगवान ने कहा कि भाई तुम्हारा संदेश में एक लेकर चला जाता हूं, वहां मैं चला जाता हूं दुर्योधन के पास, कौरवों के पास। चले गए, जाके वहां दरबार लगा। उन्होंने कहा भाई मैं उनका प्रस्ताव लेकर आया हूं पांडवों का, वो प्रस्ताव ये है कि इस लड़ाई को टाल दो, कि टलना अच्छा है, नहीं तो दोनों तरफ से बर्बादी होगी। एक थोड़ी होगी तो दूसरा टोटली खत्म हो जाएगा, झूठा है तो उसका सब कुछ खत्म हो जाएगा, पांडवों का भी निशान होगा नुकसान, पर तुम्हारा तो सब कुछ सर्वनाश खत्म हो जाएगा तुम्हारा। तो नहीं माना, नहीं माना, किसी की बात भी नहीं मानी दुर्योधन ने, पिता में की भी नहीं मानी, अपने गुरु की भी नहीं मानी, कुलगुरु की भी नहीं मानी, कृष्ण की भी नहीं मानी। कहता नहीं। तो कृष्ण ने कहा ऐसा करें, आज की मीटिंग यहां खत्म करते हैं और कल फिर मीटिंग करें, क्योंकि बात वहीं अड़ गई ना, जैसे आबाड़ी हुई है, वो देना ही नहीं चाहता, कानून गलत पास कर दिए, वापस नहीं लेना चाहता। अपनी नाक, अरे तेरी नाक बड़ी है, दुनिया हिंदुस्तान की नाक बड़ी है, तू हिंदुस्तान की नाक को काट रहा है अपनी नाक के लिए कि वापस नहीं लेने, तेरी नाक हिंदुस्तान से भी बड़ी है। तो फिर क्या हुआ, दूसरे दिन मीटिंग जब हुई तो कृष्ण ने कहा देखो भाई, उनकी तरफ से तो मैं यही प्रस्ताव लाया था, आधा राज दे दो, बनता सारा है, नहीं देते चलो आधा ही सही, लेकिन मैं अपनी तरफ से एक प्रस्ताव रख देता हूं। मैं उनसे बात करके नहीं आया, पर मुझे इतना पता है कि पांडव मेरी बात मान लेंगे, तुम नहीं मानते मेरी बात, वो तो मान लेंगे। कहता क्या है? कहता ये 5 आदमी हैं पांडव, उनको एक एक गांव दे दो, सारा राज तू ले ले, आधा भी ना दे, 5 तो दे दे, मैं उनको समझा दूंगा, लड़ाई खत्म करो। दुर्योधन कहता है मैं सुई जितनी जगह भी नहीं दूंगा। तो रह क्या जाता है उसके बाद? और वही मोदी कर रहा है, वापिस नहीं लूंगा, किसी कीमत पर नहीं लूंगा। बताओ इनमें क्या फर्क है, दुर्योधन में और इसमें क्या फर्क? वो अपने आप को पांडु समझी फिरता है, वो अपने आप को अर्जुन समझ रहा है, उसे पता नहीं वो दुर्योधन का रोल अदा कर रहा है। अरे भाई उसके दोस्त को देख लो, इसकी क्या हालत होगी। उसके दोस्त को देख लो, ट्रंप को, हार गया ना, हट ही नहीं रहा था, हारने के बाद भी कहता है मैं तो बैठा रहूंगा इस कुर्सी पर, नहीं छोड़ूंगा। टांग पकड़ के बाहर फेंका है, महाभियोग चल रहा है, कैद में वो जाएगा। तो उससे भी बड़ा है, उससे भी बड़ा शैतान है तो, पर नहीं, मान ही नहीं रहे अभी तक। इस वक्त वो टाइम चल रहा है, चारों तरफ पाप ही पाप है, पाप ही पाप है, चारों तरफ है इस वक्त, क्योंकि साइंस तो खत्म हो गई, जो धर्म को जड़ को सींचने वाली थी वो तो खत्म हो गई, पाप ही पाप है। और सारी दुनिया इस वक्त बारूद की भट्टी के ऊपर बैठी है। सारी दुनिया के देशों ने एटॉमिक हथियार बना लिए हैं। और इतना ही नहीं किया, आज के लोगों ने, आज के साइंसदानों ने इतना इंतजाम कर दिया, इस साइंस ने, मेटेरियल साइंस ने, अपने मरने का ही नहीं किया, सारी दुनिया को ही खत्म करने का, ये धरती को ही खत्म करने का इंतजाम कर लिया है। कितने ही ऐसे देश हैं जिसके पास इतने एटम बम हैं कि एक बार नहीं कई बार धरती को खत्म कर दे। एक देश, और इतने कैसे ही देश है, और एक बार नहीं कई बार खत्म कर दे। तो एक्सट्रीम में है ये साइंस, मेटेरियल साइंस, और ये साइंस, योग साइंस डिसअपियर हो गई। डिसअपियर जब ये होती है तो ये पहले डिसअपियर होती है, धर्म की जड़ को सींचने वाली है। ये साइंस धर्म की जड़ को सींचने वाली है,
ये पहले खत्म होती है, धर्म की जड़ बाद में सूखती है। तो अब सब धर्म की, अध्यात्म की, जमीर की, हर चीज की जड़ सूख चुकी है। क्यों? क्योंकि ये पहले खत्म हो चुकी है। आप जिसे योगा कहते हैं वो योगा है ही नहीं। ये जुमला ही वो है जो बाकी जुमले के जुमला ही ये है। जुमला ही रामदेव कर रहा है, जुमला ही मोदी कर रहा है। जुमले से ही ये सारी चीजें निकली है। चाहे इंटरनेशनल योगा डे, फिजिकल डे है, वो योग तो है ही नहीं। पर याद रखना, धर्म की जड़ सूख गई है। एक्सट्रीम में है ये साइंस, डिसअप्रूव है योगा साइंस। पर एक यूनिवर्सल प्रिंसिपल है सृष्टि का, प्रकृति मां का, जो इटरनल है, ऑल परवेडिंग है, यूनिवर्सल, एक यूनिवर्सल प्रिंसिपल है। और वो ये है, जब धर्म की जड़ सूखती है, धर्म सर्वत्र का भला है, जब धर्म की जड़ सूखती है तो इस अंदर के विज्ञान को, योग विज्ञान को फिर प्रकट होना पड़ता है। इसको प्रकट होना ही पड़ता है। अब ये प्रकट होगा ही। आप अगर ज्यादा जानना चाहते हैं अंदर के विज्ञान के बारे में, योग विज्ञान के बारे में, तो मैं आपको एक सलाह दूंगा कि आप जिला फरीदकोट में कोटकपुर के पास ढिलवा गांव है, पिंड, वहां एक गुरुद्वारा है पर्सनल, एक आदमी का पर्सनल, जहां श्री गुरु गोविंद सिंह रहे थे, अपनी चीजें वहां रखी थी। वहां पर श्री गुरु गोविंद सिंह 10वें पातशाह के अपने हाथ से लिखा हुआ योग शास्त्र वहां पढ़ा है। आप पढ़ाओ, मैं तो पढ़ाया, आप पढ़ाओ। ना समझ लगी मैं बता दूंगा, पढ़ाओ, पहले समझने लगेगी मैं बता दूंगा। मेरी जिंदगी है ना योग। अब मैं आपको एक सुनाना चाहता हूं कुछ शब्द जो अंदर से मेडिटेशन में निकले, अंदर से मेडिटेशन में निकले। और उसकी मैं बैकग्राउंड पहले बताता हूं। मैं जब प्रोजेक्ट डायरेक्टर था योगा साइंस एजुकेशन ट्रेनिंग का पंजाब गवर्नमेंट में, एजुकेशन डिपार्टमेंट में, तब मैंने प्रोजेक्ट वहां चला रहा था। और हर जिले में मैं वहां टीचर्स तैयार करने थे इसी साइंस के। तो 1 महीने की ट्रेनिंग हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर देता था, जो गवर्नमेंट के हेडक्वार्टर थे, वहां ट्रेनिंग सेंटर थे। और 40 आदमियों को, 20 लेडीज 20 जेंट्स, उनमें सब होते थे। एक बंदिश नहीं थी कि फिजिकल एजुकेशन वाले, फिजिकल एजुकेशन तो योग कर ही नहीं सकेंगे, उनकी तो एक्टिविटी उल्ट होती है। उनमें साइंस के टीचर भी आते थे, लेक्चरर भी आते थे, प्रिंसिपल भी आते थे, ऑफिसर भी आते थे। सबको ही अच्छा बनाना है ना। जिस तरह ये, जैसे योग कह रहे पहले तो वो योग ही नहीं, फिर जिससे चला रहे वो चल ही नहीं सकता। तो वहां पर मैंने तैयार किए सबसे पहले सारे पंजाब में, जलंधर में मैंने तैयार किए सारे पंजाब के रिसोर्स पर्सन योगा साइंस की ट्रेनिंग के, जिनमें लेडीज भी थी, जेंट्स भी थे, 20-20। तो जून 1992 में जब मैं कैंप लगा रहा था फरीदकोट जिले में हेडक्वार्टर पर, तब मैंने रिसोर्स पर्सन कुछ बुलाए थे जो लेडीज थी और दूसरे जिलों से आई थी। कपूरथला था, अमृतसर था। तो मतलब तीन जिलों से मैंने उनको बुलाया था अपनी हेल्प के लिए। मैं पहले ही कह देता था जब ट्रेनिंग दे करके तैयार किए रिसोर्स पर्सन्स, भाई तुम ये सोच के मेरे साथ आना तुम सेवा करोगे। अगर तुम सोचो मैं तुम्हें टीएडी दिलाऊंगा, मैं बिल्कुल नहीं दिलाऊंगा, मैं भी नहीं मांगूंगा, तुम्हें भी नहीं। हमने तो सेवा करनी है। और तैयार हो जाए, सारे तैयार थे, सारे के सारे तैयार थे। तो जब उनको बुलाया मैंने, जो बाहर से आई थी लेडीज रिसोर्स पर्सन योगा साइंस ट्रेनिंग की, तो मेरी मिसेज भी वहां थी, वो एक्सपर्ट थी योग की, वो भी ट्रेनिंग दे रही थी। जो कुदरती उस दिन दोनों बच्चे भी मेरे साथ थे, मेरे दोनों लड़के। तो उन्होंने कहा, लेडीज रिसोर्स पर्सन ने, सर कोटकपुर के पास ढिलवा गांव है, पिंड है, वहां एक गुरुद्वारे में श्री गुरु गोविंद सिंह जी की निशानियां रखी हुई हैं, प्लीज हम देखना चाहते हैं, दर्शन करना चाहते हैं उनके, हमें ले चलो। तो मैं इनको ले गया, उसी दिन मैं ले गया। जब वहां ले गए, उस गुरुद्वारे में पहुंचे, प्रबंधक को बुलाया, वो प्रबंधक आया जिसका गुरुद्वारा था,
और हमने बताया हम इसलिए आए हैं, उन्होंने बताया हाँ उनकी निशानी हमारे पास हैं। तो सबसे पहले उन्होंने ये कहा कि एक ग्रंथ है जो उन्होंने अपने हाथ से लिखा था, श्री गुरु गोविंद सिंह 10वें पातशाह ने। हमने बहुत यूनिवर्सिटी से आदमी बुलाए, बहुत यूनिवर्सिटियों को बुलाया, विद्वान बुलाए, कोई भी नहीं पढ़ सका। मैंने कहा वो मुझे भी दिखा दो। तो भाई वो ग्रंथ जब मैंने देखा मैं हैरान था। वो तो योग शास्त्र था, वो योग शास्त्र था। क्यों नहीं पढ़ सके वो इसलिए नहीं पढ़ सके कि श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने जो लिखा था वो संस्कृत में था, लेकिन लिखा था गुरमुखी स्क्रिप्ट में, गुरमुखी लिपि में लिखा था गुरमुखी में, था संस्कृत में। क्योंकि वो तो संस्कृत भी जानते थे, फारसी भी जानते थे, पंजाबी भी जानते थे। तो जिसको बुलाते थे पंजाबी की साइड से, वो गुरमुखी जानता था, संस्कृत नहीं जानता था, तो उसका क्या पढ़ लेगा वो। और जब संस्कृत वाले को किसी को बुलाएंगे, वो गुरमुखी नहीं जानता, वो क्या पढ़ लेगा। और ऐसे आदमी को भी बुला दो तुम जो दोनों चीजें जानता हो, पंजाबी भी और संस्कृत भी, और योग नहीं जानता हो, तो फिर क्या उसका अर्थ निकालेगा जो योग शास्त्र है उसका। योग साइंस के बारे में वो क्या जानता है। योग मेरी जिंदगी है। संस्कृत में मैंने 16 जमात की है, पंजाबी की भी मैंने 12 जमात की है, पंजाबी में रहा हूं, पला हूं, पढ़ा हूं। तो जब मैंने देखा तो कहते हैं जी आपने तो सारा कर दिया। मैंने कहा हाँ, मैं ये भी कर सकता हूं कि कभी यहां आऊंगा, मैं रुक जाऊंगा यहाँ 1 महीना, आप चाहते हैं इसकी पंजाबी बनाई जाए, तो इस सारी संस्कृत की मैं पंजाबी बोलता रहूंगा। लिखने वाला हो, लिखा नहीं जाता मेरे से। उसके बाद उन्होंने वो कपड़े दिखाए जो पहने हुए थे, युद्ध से होते हुए आ रहे थे, वो फटे हुए थे, खून लगा हुआ था उन पर। उनसे पता लगता था कि वो किस हालत में थे। कोई दरवाजा नहीं खोलता था उनके लिए। आज तो पूछते, सबके साथ ही ऐसा होता है जब तक जिंदा रहते हैं। तो यहां आए इस घर के अंदर, तो उनके बुजुर्गों ने कहा, बुलाया, रखा, तो उन कपड़ों से यह भी पता लगता है किस हालत में थे वो और कितना कद था, यह भी पता लग जाता है। उसके बाद उन्होंने एक कटार दिखाई, एक छोटी सी कटार दिखाई, और कटार दिखाई तो मैंने कहा मैं कटार को टच कर लूं। तो उन्होंने कहा सर आज तक हमने कपड़े से पकड़ के दिखाते हैं, किसी ने टच ही नहीं किया। फिर सोचता रहा, मैं चुप कर गया। तो मुझे पता था इसमें क्या है। जो अपने अंदर जाता है ना, वो अंदर की चीज जानता है। फिर वो सोच के कहता है आपने वो अर्थ निकाल दिए हमारे गुरु साहब ने जो लिखे थे उस ग्रंथ के, आप टच कर लो। तो जब मैंने टच किया तो मेरे अंदर वो आना ही था करंट, क्योंकि जितना बड़ा मैग्नेट किसी चीज को टच करेगा उसमें तो ट्रांसफर होती है चीजें। और जब वो मेरे अंदर वो चीज आई तो प्रवृत्ति वैसी उत्पन्न हो गई कि मेडिटेशन करो। तो मैं वहीं बैठ गया और अपने सभी को, अपने जो मेरे बच्चे थे 2 और मिसेज थी और वो रिसोर्स पर्सन थे, उनको कहा कि यहां मेडिटेशन करो। तो जो प्रवृत्ति क्रिएट हो गई थी उसमें से ये निकली जो मैं अभी सुना रहा हूं। और इसको मैं सारे पंजाब में जहां भी कैंप लगाता था 2 बार सुनाता था, एक शुरू में और एक लास्ट में। और इसने एक बहुत बड़ा आंदोलन क्रिएट कर दिया था, जैसे गवर्नमेंट ही डर गई थी। वो है अब मैदाने जंग में, अब मैदाने जंग में फिर योग सिखाया जाएगा, अब मैदाने जंग में फिर युद्ध रचाया जाएगा। अब बेचारी चिड़ियों से, अब बेचारी चिड़ियों से फिर बात उड़ाया जाएगा, गीदड़ बने उन शेरों को शीशा दिखलाया जाएगा। अब नेक और कमजोरों को मजबूत बनाया जाएगा, मुर्दा बने इन लोगों में जीवन डाला जाएगा। अब अंधेरी रात में,
अब अंधेरी रात में सूरज चमकाया जाएगा, धुंध और पाखंड का पर्दा हटाया जाएगा। अब मैदाने जंग फिर योग सिखाया जाएगा, अब मैदाने जंग फिर युद्ध रचाया जाएगा। अब योग शक्ति से यहाँ अर्जुन बनाया जाएगा। अब बैरागी योग से बंदा बनाया जाएगा। अब योग अग्नि में उन्हें खालस प्योर बनाया जाएगा। अब योग युक्ति से उन जिंदा ही मारा जाएगा। नानक जीवतियां मर रही है, ऐसा योग कमाइए। अब योग अग्नि में उन्हें खालस बनाया जाएगा। अब योग युक्ति से उन्हें जिंदा ही मारा जाएगा। अब मैदाने जंग में फिर योग सिखाया जाएगा। अब मैदाने जंग में फिर युद्ध रचाया जाएगा। अब जालिमों की बस्ती में खंडा खड़काया जाएगा। अब तूफानी रात में तूफान मचाया जाएगा। अब जालिमों के जुल्म का हिसाब चुकाया जाएगा। अब जालिमों को जुल्म का स्वाद चखाया जाएगा। अब मैदानी जंग में फिर योग सिखाया जाएगा। अब मैदानी जंग में फिर युद्ध रचाया जाएगा। अब दंदनाती मौत को भी योग से मारा जाएगा। अब दंदनाती मौत को भी योग से मारा जाएगा। अब मौत से ही मौत का दफन कराया जाएगा। अब हवा के हल्के झोंके को तूफान बनाया जाएगा। अब बर्फानी बर्फ को भी आग बनाया जाएगा। अब योग की इस आग से उस आग को खाया जाएगा। अब योग की इस आग से उस आग को खाया जाएगा। अब आग में ही योग का संदेश सुनाया जाएगा। अब आग में ही शांति का पैगाम निकाला जाएगा। अब मैदानी जंग में फिर योग सिखाया जाएगा। अब मैदानी जंग में फिर युद्ध रचाया जाएगा। मैं ये कहना चाहता हूं मिस्टर मोदी, ये जो कौम है ना, 10वें पातशाह की ये जो कौम है ना, ये जो फौज है ना, ये हवा में उड़ने वाली नहीं है कि तू जिधर चाहे हवा में से को उड़ा दे, या आम आदमी जिस हवा में उड़ जाते हैं, दौड़ जाते हैं, उसमें ये भी दौड़ जाए। ये वो लोग हैं जो हवा का रुख बदल देते हैं। ये वो लोग हैं जो हवा का रुख बदल देते हैं। अब तुम्हारी कुर्सी ही नहीं बदली जाएगी, अब गवर्नमेंट ही नहीं बदली जाएगी। तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है कि तुम्हें हटा करके किसी और पार्टी की गवर्नमेंट आएगी। नहीं, अब ऐसा नहीं होगा। फ्यूचर में तो यही तैयारी रहेगी अब कि अब सिस्टम को बदला जाए, देश के सिस्टम को बदला जाए। और देश को सिस्टम को बदलने के लिए किसानों के आंदोलन के प्लेटफॉर्म से धरती के बेटों को वहां पार्लियामेंट में भेजा जाए, जो कानून बनाए सिस्टम को चेंज करने की। फ्रेंड्स, हमारा स्लोगन है वसुधैव एव कुटुंबकम। ये सारी धरती ही हमारा परिवार है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वत का भला हो। फ्रेंड्स, आप सब्सक्राइब करो, खूब सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट्स करो, और सभी इकट्ठे हो जाओ। सबको इकट्ठा करो, जागते रहो, जगाओ। थैंक यू।